मैं बड़े अदब से मोहतरम जावेद अख्तर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ। मारूफ नगमा निगार जावेद अख्तर साहब तशरीफ़ लाइए सर, तशरीफ़ लाइए सर। और इस किताब के जो लेखक हैं हमारे अरविंद मंडलोई जी, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो भी तशरीफ़ लाएँ। अरविंद मंडलोई जी, ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। बल्कि सर को अगर चाहें तो बीच में ले। हाँ, वो ज़्यादा अच्छा। सर जरा सी जहमत होगी सर, प्लीज़ इधर आइए। ठीक है, ओके। ज़ाहिर बात है कि आप देख रहे हैं कि हिंदी सिनेमा की बड़ी मारूफ और बड़ी मुमताज़ शख्सियत नगमा निगार जावेद साहब आपके रूबरू हैं। जावेद साहब के बचपन से लेके अब तक की, जैसा मैंने अर्ज़ किया था कि ज़िंदगी का बड़ा एक दिलचस्प तरीके से इस किताब में चीज़ों को जमा किया गया है, और जिसको ये सारा काम किया है हमारे अरविंद मंडलोई जी ने। अरविंद मंडलोई जी का ताल्लुक़ इंदौर से है। इससे पहले आपकी 3 किताबें मंजर आम पे आ चुकी हैं। ख्वाब के गाँव में, आवाज़ दो हम एक हैं, और साहिर की शायराना साहिरी। इन तीनों किताबों से मिलने वाली रॉयल्टी को वो गरीब बच्चों की तालीम पे सर्फ करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस जज्बे के लिए उनकी तालियां बनती हैं और एक सैल्यूट बनता है। वो एक बिजनेसमैन है, लेकिन उसके साथ साथ सहाफ़ी भी हैं। और मैं सबसे पहला सवाल उनसे यही करूँगा कि आपके जहन में जादूनामा की ये तरगीब, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया? पहले तो मैं जावेद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इनकी बदौलत आज आप लोगों के बीच हूँ मैं, वरना जर्रे की क्या हैसियत। और दूसरी बात जो मुझसे पूछी गई है, तो असल में होता ये है कि ज़िंदगी में जो हालात होते हैं वो अगर एक जैसे हों तो 2 लोग आपस में कनेक्ट होते हैं। जावेद साहब ने जितनी तकलीफ़ें ज़िंदगी में उठाई, हम लोगों को भूख दिखाई भी देती थी, लगती नहीं थी सिर्फ। तो जो चीज़ें इन्होंने भी ज़िंदगी में देखी और मैंने भी देखी, तो वो हमारे बीच एक कनेक्शन, एक रिश्ता पैदा करती है। उस रिश्ते की बदौलत ही ये किताब शक्ल ले पाई। जी, दूसरी बात मैं जावेद साहब से ये जानना चाहूँगा कि इत्तफाक देखिए कि भोपाल का वो बुक डिपो जो लियाल बुक डिपो के नाम से मशहूर है, वहाँ से जावेद साहब ने किसी ज़माने में ख्वाजा अहमद अब्बास का एक नावल था इनकलाब, वो ख़रीदा था। किसी को नहीं मालूम था कि ये बुक डिपो आज उनका पब्लिशर की हैसियत से उनकी किताब छापेगा, और जावेद साहब को भी नहीं मालूम था। तो जाहिर बात है ये कुछ इत्तेफाक बड़े फ़िल्मी अंदाज के होते हैं। सर, कैसा लगता है इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं? तो सर, अगर ध्यान से देखें आप सब, कोई भी, तो ज़िंदगी में बहुत सारे सर्कल बनते रहते हैं। बात यहाँ से शुरू हुई, फिर कुछ बरसों बाद कुछ और हो गया, कुछ बरसों बाद कुछ और हो गया, लेकिन आपको याद रहे अगर, तो आप देखेंगे कि एक सर्कल बन गया। इस किताब में आपको ऐसे बहुत से सर्कल मिलेंगे कि जो कहाँ से बात शुरू हुई थी, फिर आके कहाँ ख़त्म हुई। मैं पढ़ता था बचपन से ही फ़िक्शन, लेकिन वो सारा फिक्शन मैं उर्दू में पढ़ता था, और वो जो दूसरे भी लैंग्वेजेस के, चाहे बंगाली हो, मराठी हो, ख़ास तौर से रशियन, चूँकि हम जिस घर में पैदा हुए थे वहाँ सारे कम्युनिस्ट थे, हमारे बड़े कम्युनिस्ट थे, तो वहाँ सारा रशियन लिटरेचर आता था, वो भी उर्दू में छपता था। तो हम उर्दू, मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहा था, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली इंग्लिश नावल जो पढ़ी है वॉज रिटन बाय मिस्टर के अब्बास, नेम इनकलाब। So although it was in English, but it was about Indians, so somehow the atmosphere was, at least one thing was familiar to me. तो ये उस वक्त तो पैसे भी बड़े कम होते, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरा कि मैंने एक नावल ख़रीदी और वहाँ लियाल बुक डिपो में जाके, और क्या मालूम था कि एक दिन ये पब्लिशर भी बन जाएंगे और इतने बड़े पब्लिशर बनेंगे, और एक दिन मेरे बारे में एक किताब यहाँ से छपेगी। तो उस वक्त तो पता नहीं था, लेकिन मैंने अच्छा किया था कि वहाँ अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया था। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जावेद साहब से एक सवाल और मैं जानना चाहूँगा कि जादूनामा की इशाअत पे आपके क्या तासुरात हैं? आपको कैसा लगता है कि जादूनामा ये जो किताब है? नहीं, मैं बहुत ही मतलब खुश भी हूँ, एम्बैरेस्ड भी हूँ, और थोड़ा सा सरप्राइज भी हूँ। ये अरविंद जी ने जो काम किया है, ये काम समझदार आदमी नहीं कर सकते।
इसके लिए थोड़ी सी दीवानगी चाहिए। क्या बात। इन्होंने कौन सी तस्वीरें जमा की हैं, इन्होंने किन किन लोगों से, मेरे पास के वो लोग जो मेरी ज़िंदगी से बहुत दूर जा चुके थे, उनको ढूंढ के उनके इंटरव्यू लिए हैं। मेरे जो कंटेम्प्रेरीज रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उनके इंटरव्यूज़ हैं, एक्टर्स के, डायरेक्टर्स के। मेरे जो पर्सनल फ्रेंड्स कॉलेज के थे, उनके इंटरव्यूज़ हैं। एंड सैड टू से कि जब तक ये किताब छप रही है, उनमें से कई दोस्त तो ये कोरोना के चक्कर में दुनिया ही में नहीं रहे, लेकिन उनकी तस्वीरें, उनके इंटरव्यू इसमें हैं। मेरी जो स्पीचेज़ हैं, अब आप बताएं, मैं डिबेटर था, तो मैंने 17 बरस की उम्र में एक स्पीच, ओनली रिलीजन कैन मेक दिस वर्ल्ड पैराडाइज, इसके अगेंस्ट, तब भी मैं अगेंस्ट ही था। तो जो मैंने स्पीच प्रिपेयर की थी, वो लिखी थी, वो जो लिखी हुई थी मैंने 17 बरस की उम्र में, वो भी इनकी किताब में। क्या बात। मेरे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर फ्रीडम मूवमेंट में थे 1857 में, एंड ही वाज सेंट टू काला पानी। उस ज़माने में ये होता था कि काला पानी जिसको दे देते थे, उसका घर डिमोलिश कर दिया जाता था। अभी बिना काला पानी के भी हो जाता है काम, लेकिन तब काला पानी या फांसी शर्त थी। तो उसका जो ओरिजिनल ऑर्डर है कलेक्टर का कि दिस हाउस ऑफ सो एंड सो शुड बी डिमोलिश्ड, वो उसकी भी तस्वीर इस किताब में। जो इन्होंने कलेक्ट किया है वो यही कर सकते थे, और वही बात है कि ये समझदार आदमी का नहीं काम था, ये दीवाने का काम था, तो इन्होंने कर दिया। मैं इनसे यही कह रहा था कि भाई इतनी मेहनत करनी थी तो किसी अच्छे राइटर पे करते तो PhD मिल जाती है। उनका नाम था फजले हक खैराबादी। आप कभी अंडमान जाइएगा तो वहाँ आप निकलेंगे तो किसी से भी पूछिएगा कि खैराबादी साहब का मज़ार कहाँ है, तो आपको बता देंगे, वहीं उनकी ग्रेव भी है। तो जैसा जावेद साहब, ग्रेव की भी तस्वीर है इसमें। जैसा अभी जावेद साहब ने फरमाया, मैं मंडलोई साहब से, अरविंद मंडलोई साहब से ये जानना चाहूँगा कि और क्या क्या परेशानियाँ और दिक्कतें इस किताब को ख्वाब से ताबीर तक लाने में आपके सामने आए। देखिए, असल में मैंने भूमिका में भी लिखा है कि जावेद साहब की और मेरी ज़िंदगी असल में सिक्के के दो पहलू हैं। तो तकलीफ़ें तो कुछ नहीं आई, सब बहुत आसानी से हुआ। उसकी वजह ये थी कि एक कहानी का एक किरदार दूसरे किरदार के लिए कुछ लिख रहा था, कुछ कर रहा था। तो जावेद साहब को मैं वो उसी तरह मानता हूँ जैसे जिंदा रहने के लिए सांस जरूरी होती है। तो ऐसी कोई मुश्किल या तकलीफ वाली बात थी नहीं, एक काम था जो करना था। और कलेक्शन जमा करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये था कि ये मेरी ख्वाहिश थी, तो असल में मैंने अपनी ख्वाहिश पूरी की है। जावेद साहब, आप इससे जादूनामा से मुतमईन हैं कि ये या इसमें कुछ और रहना चाहिए था, होना चाहिए था, ये छूट गया? अभी तो आई एम टोटली ओवरऑल्ड। अभी मुझे आप 2-4 दिन दीजिए, आज ही सुबह मैंने देखी वो पूरी जो आई है किताब। इधर उधर से हिस्से उन्होंने मुझे दिखाए थे, मैं कंप्लीट बुक जो है वो मैंने आज सुबह देखी। तो अब मुझे 1-2 दिन लगेंगे उसे डाइजेस्ट करने में, मैं इतना शॉक्ड हूँ। और थोड़ी परेशानी भी है कि इसके अलावा ये मेरे बारे में क्या क्या जानते हैं। क्या बात। जाहिर बात है कि करीबी दोस्त इस मामले में एक राजदार बड़ा ख़तरनाक भी साबित होता है, लेकिन मोहब्बतें भी शामिल हाल हैं उनकी। तो मैं और जानना चाहूँगा कि इस किताब पे ही हम फोकस करें और अरविंद मंडलोई जी से जानें कि इसमें और क्या क्या ख़ास चीज़ें हैं जिससे हम अपने पढ़ने वालों को उधर उसकी तरफ ला सकें। देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जावेद साहब ने 17 बरस की उम्र में नास्तिकता पे एक भाषण दिया था। होता ये है कि जब लोग कामयाब होते हैं तो या तो वो आस्तिक हो जाते हैं या वो नास्तिक हो जाते हैं। जावेद साहब के जो विचार हैं वो 17 बरस में जो थे 77 बरस में भी वही हैं, 77 में भी वही हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब आप लोगों की ज़िंदगी को करीब से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि लोगों के विश्वास बदलते रहते हैं। और मैं सोचता हूँ कि सुनने वालों में भी ज़्यादातर लोग अगर रिकॉल करेंगे तो ये पाएंगे
तो एक तो जावेद साहब के व्यक्तित्व की ये शख्सियत की ये खासियत है। दूसरा जो है एक सबसे बड़ी बात है उनका लोगों के प्रति नज़रिया, चीज़ों को देखने का जो उनका नज़रिया है उसमें कई डायमेंशंस होते हैं और वो सभी डायमेंशन से देखते हैं। जब आप उनसे व्यक्तिगत तौर पे या सार्वजनिक तौर पे कोई बात सुनते हैं तो वो असल में उनके अनुभवों का परिणाम होती है, वो सिर्फ जानकारी नहीं होती है। और दूसरा जो आपका कहना था, तो मैं एक खास बात का जिक्र करना चाहूँगा। जावेद साहब के एक संघर्ष के दिनों के मित्र हैं सूर्यभान गुप्त, वो भी बहुत अच्छे शायर और कवि हैं, मुंबई में रहते हैं। उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया था। उन्होंने बताया था कि वो असल में उनकी शादी तय कर रहे थे घर वाले, तो वो शादी करना नहीं चाहते थे, इसलिए वो भी कमाल अमरोही स्टूडियो चले गए जहाँ जावेद साहब भी रहते थे उन दिनों। तो दोनों में दोस्ती थी। जावेद साहब ने 3-4 दिनों से खाना नहीं खाया था, तो जावेद साहब ने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे आज आप खाना खिलवाइए। तो उन्होंने किसी साहब का जिक्र किया कि मैं उनके अकाउंट में खाना खा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए वो खाना खा लीजिए। तो जावेद साहब ने कहा नहीं, मैं उनके अकाउंट में खाना नहीं खा सकता हूँ, उसकी वजह यह है कि वो आदमी ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यार 4 दिन से आप भूखे हैं, जिनके अकाउंट में मैं खाना खा रहा हूँ, मेरी जो सैलरी मिलेगी मैं पेमेंट कर दूंगा। तो जावेद साहब ने कहा नहीं, मैं उनके अकाउंट में खाना नहीं खा सकता हूँ। 4 दिन का भूखा आदमी जब ये फैसला करता है तभी जावेद अख्तर बनता है। दो बातें, एक तो मैंने जो कुछ भी ये कह रहे थे मैंने अरविंद जी को इंटरप्ट नहीं किया, इसलिए कि जब कोई आपकी तारीफ़ कर रहा हो तो कभी इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, ये याद रखिए। दूसरे ये कि अरविंद जी को बात नहीं मालूम कि अब मैं इतने बरसों के बाद कभी कभी सोचता हूँ यार वो खाना खा ही लिया होता तो अच्छा था। बेकारी इतनी ईगो दिखाने की क्या ज़रूरत थी। बहुत अच्छा। ये जावेद साहब की शख्सियत है कि देखिए बात से बात पैदा करना और ये ऐसा दिलचस्प माहौल बना देना कि आपका दिल चाहे कि उन्हें सुनते रहें और वो बोलते रहें। तो सर मैं ये भी जानना चाह रहा था कि क्या हम किसी नए शेरी मजमूए की तवक्को करें आगे? क्या जी हाँ, जी हाँ, बहुत दिन हो गए सर। बिल्कुल कीजिए। हाँ। वैसे उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी मदर की जो डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, मेरी आंट, मैटरनल आंट ने मुझे पाला और वो भी मुझसे बहुत बेजार रहती थी। तो वो मुझसे अक्सर कहती थी कि बेटा तुम ज़िंदगी में कोई काम तो नहीं करोगे, सिर्फ बातें ही बनाओगे। और वो कितना सही कहती थी। चाहे वो डायलॉग लिखो, चाहे कहानी लिखो, या गाना लिखो या शायरी, वो सब बातें ही बनाना है और क्या है। क्या बात। तो वही कर रहा हूँ जो उन्होंने कहा था। जहाँ तक तीसरे मेरे मजमूए की या कलेक्शन की बात है, मैंने कभी जल्दी नहीं की। मेरे पहला कलेक्शन जो है मैंने जब पोइट्री शुरू की थी उसके 15-16 साल बाद छपा। उसके बाद 12 साल के गैप के बाद दूसरा एडिशन छपा। अब वो उसे छपे भी 2003 या 2004 में था ना, हाँ 2003 में। तो अब भी उसको इतने साल हो गए। तो ये इस शौक़ में पोइट्री नहीं लिखनी चाहिए कि जल्दी से लिख लूँ, इतना हो जाए तो किताब छप जाएगी। मैं पोएम्स सिर्फ लिखता हूँ जब मुझे लगता है कि ये अनोखा एंगल है, ये बात जो मेरे ध्यान में आई है, मैंने भी पोइट्री पढ़ी है, ये किसी ने लिखी नहीं। अगर वही बात हम लिखें जो 50 आदमी लिख चुके हैं तो क्या ज़रूरत है लिखने की। तो जब तक मुझे कोई ऐसा, हो सकता है लिखी हो, मुझे नहीं मालूम, मगर मैं जब तक ये विश्वास रखता हूँ कि ये ख्याल नया है, ये एंगल नया है, मैं तभी लिखता हूँ। अभी हो तो गया है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं 2/3 रास्ते में हूँ, अभी 1/3 बाकी है। वो अब 2 साल में होगा, 1 साल में होगा, 4 साल में, कह नहीं सकता कब थॉट आए आदमी को। ये तो हम तो कमर्शियल राइटर्स हैं, वहाँ तो भाई हमको डेट दे देते हैं कि जी 24 को है रिकॉर्डिंग, तो हम लिखना ही है गाना, कर लेते हैं। लेकिन ये अपना काम है, ये अपनी थिंकिंग है, इसको मैं टाइम बाउंड नहीं करता हूँ। जब आए ध्यान, जब बहुत दिल चाहे तब लिखो, वरना मत लिखो। तो दुआ कीजिए कि अब 2/3 तो हो गया है, 1/3 भी और हो जाए तो फिर तीसरी बुक आ जाएगी।
अरविंद मंडलोई जी इस सिलसिले में कुछ कहना चाह रहे थे, जी फरमाइए। देखिए, जावेद साहब की जो शख्सियत है, और मैं इस किताब का नतीजा आपको बता दूं कि जो शख्सियत है उसमें बहुत फिल्मों का काम है, एक शायर के रूप में, गीतकार के रूप में, पर जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जावेद अख्तर साहब बहुत अच्छे विचारक हैं, और न सिर्फ विचारक हैं बल्कि एक नागरिक के तौर पे जो वो हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं, जिस तरह से का समाज वो चाहते हैं, उनकी जो कोशिशें हैं उसके लिए, वो सबसे अहम है। मुझे हमेशा ये लगता है कि इनके बाकी काम ने उस काम को थोड़ा छोटा कर दिया है। शुक्रिया। ज़ाहिर है, इसमें कोई शक नहीं है कि जावेद साहब की जो शख्सियत है, अगर हिंदी सिनेमा की बात करें तो सिनेमा से मुताल्लिक़ लिखने के जितने शोबे हो सकते हैं, जितने आस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जितने पहलू हो सकते हैं, उसमें सब जगह जावेद साहब हैं, और क्या वक़ार के साथ हैं। तो ज़ाहिर बात है कि ये चीज़ें बहुत कम लोगों के नसीब में आती हैं, और उसके पीछे उनकी बरसों की मेहनतें, उनकी रियाज़तें, उनके मुशाहिदात हैं। तो जावेद अख्तर, ज़ाहिर बात है, 2 दिन में जावेद अख्तर नहीं बनते हैं, बल्कि उसके पीछे, अब जैसे अभी अरविंद मंडलोई जी ने इस किताब में वो सारी चीज़ें जमा कर दी हैं, और हमारा ये तजस्सुस इतना बढ़ जाता है कि हम जितनी जल्द हो सके इस किताब को पढ़ें, और वो गोशे, वो पहलू जो अभी तक जावेद अख्तर साहब की शख्सियत के, उनकी ज़िंदगी के हमारी नज़र में नहीं थे, वो गोशों से भी हम रोशनास हो सकें। तो बड़ा अच्छा लगता है, और ये हम पे बड़ा एहसान है अरविंद मंडलोई जी का कि उन्होंने मेहनत की, और 8-10 साल की मेहनत में उन्होंने वो सारा मटीरियल, वो सारा मवाद इकट्ठा किया कि जो एक खूबसूरत शख्सियत के तईं एक खूबसूरत, ये कहिए कि तोहफ़ा हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि जावेद अख्तर साहब से मोहब्बत करने वाले तमाम लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। तो जावेद साहब, आखिर में कुछ और आपके जो इस सिलसिले में अगर कुछ और कहना हो तो हमारे दर्शकों को, हमारे सुनने वालों को। आप ये किताब पढ़ें, ये सचमुच, चलो मेरी बारे में है वो अलग बात है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, वो है इंटरेस्टिंग। और मैं कभी, अब क्या होता है, ज़िंदगी निकल जाती है, आगे आप बढ़ते रहते हैं, फिर पलट के थोड़ी देखते हैं पीछे। सही बात। अब वक्त ही नहीं मिलता, और ख़ास तौर से मुंबई में, और फिर फिल्म इंडस्ट्री में, मतलब आदमी एक बस भाग रहा है, ऐसा चलता है। लेकिन इस किताब की वजह से आज मैं उसके पेज उलट रहा था तो बड़ी पुरानी तरह तरह की यादें आई। एक आध आपसे शेयर करता हूँ जो आपको मिल जाएगी। मेरी बेटी जोया, जिस पे आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर, और मैं पर्सनली, आप माने ना माने, मैं जेन्युइनली उसको अपने से बेहतर राइटर समझता हूँ। वो लड़की ने जो लिखा है, स्क्रिप्ट लिखी है, चाहे वो लक बाई चांस हो, चाहे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा हो, चाहे वो दिल धड़कने दो हो, ये बड़ी मैच्योर हो, बहुत खूबसूरत। फिर ये गली बॉय, तो ये बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। और उसकी आपने फिल्म देखी होगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि ख़ास तरह का उसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो लाउड नहीं है मगर वो अंदर से कह देता है। चलिए, आप कहते हो तो मान लेता हूँ, अब मैं कहाँ बहस करूँ, और बात भी लॉजिकल लग रही है। तो क्या हुआ, एक किस्सा सुनाता हूँ आपको जो है इसमें, कि जब मैं बॉम्बे गया तो 5 बरस मैंने, मतलब मुझे कैंसर नहीं हुआ, मेरी आंखें नहीं फूटी, मैं किसी ट्रक के नीचे नहीं आया, मेरा कोई हाथ पैर नहीं कट गए, और ऐसी कोई बात नहीं, बाकी जो कुछ हो सकता था हो गया। तो मैंने बेघरी भी देखी, भूख भी देखी, सब कुछ देखा। तो एक बार क्या हुआ था कि मैंने कहीं कुछ गोस्ट राइटिंग की थी, तो 1000 रुपये तय हुए थे, 100 रुपये पर सीन। तो उन्होंने कहा कि 10 सीन लिखो और कल आ जाना, वहाँ पर हमारा दादर में ऑफिस है, मैं बांद्रा में रहता था, किसी एक चुइम विलेज है वहाँ पर, पुर्तगीज़ का, सॉरी गोवानीज़ का, जिसमें मैं एक पेइंग गेस्ट था। तो उन्होंने कहा आ जाना, हम तुम्हें 1000 रुपये दे देंगे। अब मेरे पास तो ऐसे कोई 50-60 नए पैसे बचे थे, तो मैं बस में बैठा, मैंने नाश्ता और खाना भी नहीं किया कि अब ये तो 1000 रुपये आएंगे तो ऐड से खाएंगे। तो वहाँ गया, अब जब मैं वहाँ गया तो ऑफिस ही बंद। अब मेरी जेब में 20 नए पैसे बचे। अब इस 20 नए पैसे में या तो मैं बस का टिकट लेके वापस बांद्रा जाऊँ, या इस 20 नए पैसे में कुछ खाऊँ, तो फिर समझिए 6-7 मील 8 मील पैदल चलूँ। तो क्या किया जाए?
तो मैंने तय किया नहीं कुछ खा ही लेते हैं। तो मैंने 20 पैसे के सड़क पे चने खरीदे, वो जेब में रखे और मैं पैदल चलना शुरू किया। चलते 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 एक जगह पहुंचा, वहाँ कोहिनूर मिल्स थी, बहुत बड़ी मिल्स है। तो मैंने सोचा कि भाई ये सामने की बिल्डिंगें तो बदल जाएंगी मगर कोहिनूर मिल्स तो रहेगी। तो एक दिन जब मैं अपनी कार में, अच्छा ये कमाल है कि इसे बेवकूफ़ी पागलपनी कही है कि बुरे से बुरे वक्त में मुझे ये यकीन था कि एक दिन मैं कार में गुजरूँगा। ये इसमें मुझे कभी शक नहीं, इसमें मुझे कभी शक ही नहीं हुआ और उसकी वजह से मैं ज़िंदा रह गया, वरना तो पता नहीं क्या होता जो हालात थे। तो मुझे ये यकीन था जब मेरे बहुत बुरा वक्त था तो मैं सोच ये तो मेरी बायोग्राफी में जाएगा, अच्छा सीन है। क्या बात ऑनेस्टली आई एम नॉट जोकिंग, मतलब इट इज स्टूपिड बट इट्स ट्रू दैट आई हैड दिस काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। तो वो कॉन्फिडेंस ने मुझे बुरे दिन निकलवा दिए और जो गलत था भाई हर चीज़ सही नहीं होती, नहीं ये भी हो सकता था कि गलती हो जाती, ऐसा थोड़ी है। तो मैंने सोचा कि जब मैं अपनी कार में यहाँ से गुजरूँगा तो मैं कोहिनूर मिल का गेट देखूँगा कि यहीं मैं चना खाता हुआ पैदल जा रहा हूँ। खैर दिन गुजरे, फिर हमारा भी काम वाम ठीक चल गया, बड़ा घर वर ले लिया, गाड़ियाँ ले ली, ये ले लिया वो लिया, शादी हुई, बच्चे भी हो गए। तो जोया जो थी ये मेरे ख्याल से 17-18 साल की, तो ये मेरे साथ कार में बैठी हुई चली जा रही है। तो वो जगह मुझे दिखाई दी तो मुझे एक किस्सा याद आया। तो मैंने अपनी बेटी को सुनाया कि एक दिन मैं ऐसे यहाँ से गुजरा था और मैंने दिल में ये सोचा था। तो मैं समझा इसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, एकदम पिघल जाएगी, मेरे बाप ने क्या क्या दिन देखे। तो उसने मेरे हाथ पे हाथ रखा और मेरी आंखों में देखा और कहा उस ज़माने में तो 20 पैसे में बहुत चने आ जाते होंगे। बहुत अच्छा। तो ये सिंपैथी मुझे अपनी बेटी से मिली। अब आपको एक फरहान का भी किस्सा सुना दूं जो भी उसमें है। फरहान 4 या 5 साल का था, तो मैं बेड पे लेटा था, ये बैठा हुआ मेरे तकरीबन सीने पे। तो मैंने कहा फरहान एक बात बताओ, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो तुम मेरा ख्याल रखोगे? सेड ऑफ कोर्स आई कीप। तो मैंने कहा तुम क्या करोगे मेरे लिए? तो मैं सिगरेट पीता था उस ज़माने में, अब नहीं पीता हूँ। तो बोला आई विल गेट सिगरेट फॉर यू। तो मैंने कहता हाउ यू विल बाय द सिगरेट? आई टेक मनी फ्रॉम मम्मी। तो मैंने कहा कि बेटा वो मम्मी को तो मैं ही पैसे ला के देता हूँ ना बाहर से कमा के, तो जब मैं ही नहीं कमा रहा हूँ तो मम्मी के पास भी पैसे नहीं होंगे। तो then he thought for a while and then he put his head on my chest and he said पापा बुढ़े मत होना। क्या बात है, क्या बात। तो ये झंझट में क्या यार मैं पड़ गया, मैं कहाँ से ऐसे सिगरेट ला के दूँगा। तो मैंने इसमें लिखा है कि जो मुझे दिल चाहता है और रॉक ऑन ये सब जो गाने लिखवाता है वो इस चक्कर में है कि मैं बूढ़ा ना होना पाऊँ। ये सारे यूथफुल गाने मुझसे इसलिए लिखवाता है कि वरना सिगरेट से खरीदने पड़ेगी। क्या दिलचस्प चीज़ें जावेद अख्तर साहब ने सुनाई, और वो मुझे ख़ास तौर से वो चने और वो कोहिनूर वाला जो वाक़या है उससे जावेद अख्तर साहब के कभी मैंने बचपन में एक नज़्म सुनी थी, पढ़ी थी, आज तीसरा दिन है, माँ अपने हाथ से खिला रही है, एक निवाला हाथी का, एक निवाला घोड़े का, एक निवाला भालू का, आज तीसरा दिन है। और वो किसी सरकारी नल से पानी पीते हुए वो जो कैरेक्टर है नज़्म का आगे बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है सर ये कहीं वो बड़ी सच्चाइयाँ हैं इन चीज़ों के पीछे। और बड़ी देखिए क्या है हमारे लिटरेचर में, नॉट ओनली इन इंडिया, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, पीपल हैव रिटन अ लॉट अबाउट हंगर. But actually, if you read it carefully, it is not about hunger. It is about hungry people. People who are deprived of food. But what is the point of view of the person who is deprived of food? वो आज भी जैसे 3 दिन खाना नहीं मिला है, उसको कैसा लगता है? उसको क्या दिखाई दे रहा है? क्या सुनाई दे रहा है? क्या समझ में आ रहा है? ये सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भूख पे पोएम नहीं लिखी गई, वो मैंने लिखी. अच्छा लिखी ऐसे नहीं कि जब मैं भूखा मर रहा तब लिख दी. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिटरेचर एंड जर्नलिज्म. क्या बात है. जर्नलिज्म में आप एक चीज़ देखते हैं, आप फौरन लिख देते हैं, अगले दिन लिख देते हैं पेपर में. लिटरेचर में ये नहीं हो सकता है, इसलिए कि लिटरेचर में, पोइट्री में आपका इतना डिस्टेंस हो जाना चाहिए उस इवेंट से कि आप उसके कंटोर्स, उसके जो आउटर बॉर्डर्स हैं उस हैपनिंग के देख सकें. अगर आप उसके अंदर है तो आप उसे पूरा देख नहीं सकते, आपको उससे बाहर आना ज़रूरी है.
लेकिन अब एक ख़तरा है, अगर आप बाहर आ गए तो आपका एम्बिकल कॉर्ड जो है वो कट जाएगा, तो आपका जो दर्द था, जो फीलिंग थी, वो ख़त्म हो जाएगी, आप ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। तो एक डिस्टेंस चाहिए जहां आप बाहर भी हो गए हैं और आपका इमोशनल कनेक्ट बाकी है। ओनली देन यू राइट सही आप तभी लिखते हैं। तो ये पोएम जो है ये मैंने भुगता कब था, बरसों बाद, उसके 10-12 साल बाद जब ज़िंदगी बिल्कुल ठीक हो गई थी और मेहरबान हो गई थी, ये मैंने एक बहुत बड़े घर में बैठ के पोएम लिखी। लेकिन इसलिए कि वो जो दर्द है, वो जो शौक और वो जो ट्रोमा है, वो मेरे आज तक नहीं गया। बात करते हैं हम लोग, मैं इससे मोहब्बत करता था, उसकी कहीं और शादी हो गई, मेरे माँ बाप ने मुझे समझा नहीं, मेरे भाई ने मेरे पीठ में छुरा, सब बातें अपनी हो। दुनिया में याद रखना, भूख से बड़ा कोई ट्रबल नहीं, भूख से बड़ी कोई तकलीफ, ये सब इमोशनल तकलीफ़ें भरे पेट होती हैं। अगर आपको इमोशनली किसी ने धोखा दे दिया और साथ में आप भूखे मर रहे हैं, तो आपको रोटी का ख्याल याद आएगा, उसका कम है। तो जी, अरे सर आप लोग खुश हैं, इतनी डिप्रेसिंग पोएम क्या सुना था? हाँ बेटा बोलो। किताब में शामिल होगी शायद कुछ होगा। भाई इन्हें बता दीजिए थोड़ा घड़ी देख के। बहुत अच्छा। हाँ, अब पोएम कहाँ सुना है आपको? हाँ, जो आप कुछ सुनाना चाहें, हाँ कुछ सुनना चाह रहे हैं, अगर आप कुछ, हाँ कुछ। यार ये वर्ड तबर्रुक मत यूज़ करो, समझे? और कोई वर्ड नहीं, ये तो आपका हक है, मोहब्बत करने वालों का हक है जो अदा कर। फिर भी वो मुझे कहीं और ले जाता है। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं इंटरव्यू में, एक बात बताइए आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? मैं भैया फेवरेट बुक धार्मिक लोगों की होती है, सेम किताब रोज पढ़ते हैं, मेरी कोई फेवरेट बुक नहीं, मेरी नहीं है। हाँ, तो चलिए एक पोएम सुना देता हूँ जो हमारी जो दोस्त वहाँ बैठी हैं बगैर घड़ी के, सुनाता हूँ। और भूख आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ सुनाना ठीक नहीं यार, ज़रा डिप्रेशन का माहौल हो जाएगा। तो वो ये तरकश है, यहाँ अपना राजकमल वालों ने छापी है, इनके यहाँ भी मिलती है, अपना मंजुल के यहाँ पर जो है स्टोर है, उस पर तरकश मिलती है, उसमें है वो पोएम, तो आप देख लीजिएगा। तो ये मैं सुना देता हूँ, वो उसमें नहीं है, नहीं ये भी है उसमें। वक्त, कितने लोगों ने सुनी हुई है? Good. Lot of people have not heard it. ये वक्त क्या है? ये क्या है आखिर के जो मुसलसल गुजर रहा है? ये जब ना गुजरा था तब कहाँ था? कहीं तो होगा। गुजर गया है तो अब कहाँ है? कहीं तो होगा। कहाँ से आया, किधर गया है? ये कब से कब तक का सिलसिला है। ये वक्त क्या है? ये वाक़े, हादसे, तसादुम, these incidents, these accidents, these conflicts, every sorrow, every happiness, every joy, every pain, ये वाक़े, हादसे, तसादुम, हर एक गम और हर एक मसरत, हर एक कज़ियत, हर एक लज्जत, हर एक तबस्सुम, हर एक आंसू, हर एक नगमा, हर एक खुशबू, वो ज़ख्म का दर्द हो कि वो लम्स, टच का जादू, खुद अपनी आवाज़ हो कि माहौल की सदाएं, ये जहन में बनती और बिगड़ती हुई फ़ज़ाएं, वो फ़िक्र में आए ज़लज़ले हों कि दिल की हलचल, तमाम एहसास, सारे जज्बे, ये जैसे पत्ते बहते पानी की सतह पर जैसे तैरते हैं, अभी यहाँ हैं, अभी वहाँ हैं, और अब है ओझल। दिखाई देता नहीं है लेकिन ये कुछ तो है जो कि बह रहा है। ये कैसा दरिया है, किन पहाड़ों से आ रहा है, ये किस समंदर को जा रहा है। ये वक्त क्या है?
कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समझा रहे हैं। क्या बात। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समझा रहे हैं, मगर हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े हैं। क्या बात। तो क्या ये मुमकिन है सारी सदियां कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी हो, ये वक्त साकित हो और हम ही गुजर रहे हो? क्या बात है, क्या बात। वाह वाह। इस एक लम्हे में सारे लम्हे तमाम सदियां छुपी हुई हो, न कोई आइंदा न गुज़िश्ता। जो हो चुका है वो हो रहा है, जो होने वाला है हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि क्या ये मुमकिन है सच ये हो कि सफ़र में हम हैं, गुज़रते हम हैं, जिसे समझते हैं हम गुज़रता है वो थमा है, गुज़रता है या थमा हुआ है, इकाई है या बटा हुआ है मुंजमद या पिघल रहा है। किसे खबर है, किसे पता है ये वक्त क्या है? क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, बहुत शुक्रिया।